अस्सलाम वालेकुम। आपकी एक क्लास लास्ट वीक से जो है वो पेंडिंग में थी, तो वो क्लास अभी हो रही है। फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान हम दिन में डिस्कस कर रहे थे सुबह के वक्त। सुबह की क्लास में आपको प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बताई थी एक, और नॉन फार्म एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज बताई थी, और उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को हम पढ़ रहे थे, तो क्लासेस जो है वो ऑफ हो गई थी। अब फॉरेस्ट मैनेजमेंट का हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? हेलो, सबको आवाज आ रही है? इसमें आवाज आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा था कि भाई फॉरेस्ट का जो एस्टिमेटेड एरिया है वो 20 to 30% होना चाहिए किसी भी कंट्री में, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ 4.8% टोटल एरिया है। पाकिस्तान के टोटल एरिया का सिर्फ 4.8% जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। जबकि जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रेट ये है कि 20 से लेकर 30% तक का जो लैंड एरिया है किसी भी कंट्री का, वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। ये डिजायर्ड लेवल है। ठीक है। उसके बाद आपको टाइप्स बताई थी। देर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट: प्रोडक्टिव फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। प्रोडक्टिव फॉरेस्ट आर दोस फॉरेस्ट विच आर नेचुरल। ठीक है। वो नेचुरल होते हैं, खुद से जो है ना वो मतलब ये कि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है या उनका जो उनकी जो बुनियाद होती है, फैमिली, वो नेचुरल होते हैं। ठीक है, उनका मेन हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट होते हैं, ये मैन मेड फॉरेस्ट होते हैं। जैसे पार्क्स वगैरह में, रेलवे लाइंस पर, और कहीं पर भी, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में छांगा मांगा के नाम से हैं। तो आर्टिफिशियली जो फॉरेस्ट बनाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कहा जाता है। उनका मकसद सोइल इरोजन से बचना होता है। ठीक है, सोइल इरोजन भी बताया था आपको कि सोइल इरोजन का मतलब होता है कि जमीन की सतह का हट जाना, ऊपर से सॉइल की जो लेयर है वो ऊपर से हट जाना। ठीक है। तो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट और नेचुरल फॉरेस्ट, इनके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, कमर्शियल वैल्यू होती है। और खास जो इनका फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो टिम्बर है वो यहाँ से हासिल होती है, यानी लकड़ी हासिल होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंस बताई थी कि क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट पोल्यूशन को कम करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, और फ्लड से बचाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स की वजह से जो है वो क्या होता है कि सॉइल फर्टाइल होती है, यानी कि जरखेजी में इजाफा होता है। और उसके अलावा टूरिज्म को फरोग देते हैं फॉरेस्ट। ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व करके हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, हवा को साफ रखते हैं, फिजा को साफ रखते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट की टाइप्स बताई हुई है। तो सबसे पहले है एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में सुबह भी बताया था कि वो फॉरेस्ट होते हैं जो यूरोप में एक माउंटेन रेंज पे हैं। उस माउंटेन रेंज का नाम एल्प है। ठीक है। These forests are called alpine because they grow in conditions similar to those in the Alps, a mountain range in Europe. एक पहाड़ी सिलसिला है यूरोप में, एल्प्स का। वहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं बिल्कुल सिमिलर है पाकिस्तान में भी, तो इसीलिए इनको एल्पाइन फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। ये फॉरेस्ट गिलगित में है, बल्तिस्तान में है, और जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, वो इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वहां पर जो है वो ये नहीं पाए जाते हैं। ड्यू टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट अबाउट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर्स, ट्रीज डू नॉट ग्रो प्रॉपरली। सही से उसकी ग्रोथ नहीं है। जहाँ पर पहाड़ी सिलसिला बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, वहां पर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं है। ठीक है। फिर ये नाम बताए हुए हैं, देखें आप ट्रीज के। Alpine forests are found in a limited area in चित्राल।
चित्राल में भी हैं, देव में हैं, सवात में हैं, ठीक है। दे नॉर्मली हैव अपवर्ड ब्रांचेस टू अटेन मोर सनलाइट। इनकी ब्रांचेस अपवर्ड होती हैं और ये फ्यूल्स के लिए ज्यादातर यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब ये जो ट्रॉपिकल है इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय एक्सियोफाइटिक स्क्रब्स। They are most widespread in the Punjab plains, but also occupy small area in southern Sindh and western Balochistan. सुबह के वक्त तो भाई सब एब्सेंट थे। अच्छा, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को कंटिन्यू कर रहे थे। पंजाब में जो है वो प्लेन्स के एरिया में, यानी कि मैदानी जो इलाके होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द पंजाब प्लेन्स। पंजाब के मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा होते हैं। बट ऑल्सो ऑक्यूपाई स्मॉल एरियाज इन सदर्न सिंध, लेकिन जनूबी सिंध है और जो मगरबी बलूचिस्तान है वहां पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। They are mainly used for grazing purpose, watershed protection and fuel wood. इनका मकसद क्या है भाई? एक तो ग्रेजिंग पर्पस कहा हुआ है। ग्रेजिंग पर्पस का मतलब होता है कि ऐसे जो है ना वो जंगलात जिनका मकसद हो मवेशियों को घास और मवेशियों की ग़िज़ा फराहम करना, ठीक है। जो मवेशी होते हैं, जो गाय और बकरे वगैरह, उनको चराने के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। और वाटरशेड प्रोटेक्शन एंड फ्यूल वुड। वाटरशेड प्रोटेक्शन का मतलब है कि फ्लड वगैरह से बचाना, ठीक है। और फ्यूल का मतलब ये है कि भाई आपको लकड़ी फराहम करते हैं वो, ठीक है, जलाने के सिलसिले में काम आती है। द यूजुअल हाइट इज 6 to 9 मीटर। अब ये हाइट बताई हुई है इसकी कि यूजुअल हाइट इतनी होती है फॉरेस्ट में। दिस इज द नेचुरल वेजिटेशन ओवर द होल ऑफ द इंडस प्लेन्स। ये नेचुरल तरीका है, कुदरती तरीका है, एक्सेप्ट फॉर द ड्राइस्ट पार्ट्स। वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश्की होती है वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। खुश्क इलाकों में ऑब्वियसली नहीं पाए जा सकते। अब चूंकि ये नेचुरल हैं तो ये वहीं पे होते हैं जहाँ पर इंडस प्लेन्स लिखा हुआ है। सिंध के जो पहाड़ी इलाके हैं ओवर द होल ऑफ द इंडस प्लेन्स। ये जो इंडस का रिवर है वहाँ पर जो प्लेन्स हैं, वहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इट मर्ज इनटू सब ट्रॉपिकल ड्राई evergreen type of the lower hills to the north and west generally. अब ये जो नॉर्थ और वेस्ट में जो नीचे की तरफ जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ज्यादा बुलंदी नहीं है, वहां पर ये जो है वो मर्ज कर रहे हैं। इट मर्ज इनटू द सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन टाइप ऑफ द लोअर हिल्स to the north and west generally. They have deep roots to search for water. Roots बहुत ज्यादा इनकी गहरी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास, देखिए यहाँ पर इमेजेस भी बताई हुई है फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना, अब ये जो फॉरेस्ट हैं आई थिंक ये एल्पाइन के हैं कि इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, और इससे अगले जो हैं वो ये एल्पाइन थॉर्न लिखा हुआ है, थर्ड डेजर्ट। रूट्स बहुत ज़्यादा इनकी गहरी होती हैं।
और फ्यूल इनका मकसद होता है फ्यूल प्रोवाइड करना, घास फूस प्रोवाइड करना मवेशियों वगैरह को, ठीक है। ये पर्पस होता है इसका। अच्छा, अब उसके बाद देखें coniferous forest. The coniferous forest occur from 1000 to 4000 meter in altitude. ये कहाँ 1000 से 4000 तक के एल्टीट्यूड में होते हैं। चित्राल में, सवात में, अपर लवर देव में, मालाकंड में, मानसेरा में और एबटाबाद में। डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, कश्मीर में, रावलपिंडी में और पंजाब वगैरह में। Coniferous forests are evergreen which survive in low temperature. हल्के दर्जा हरारत में एवरग्रीन रहने वाले यानी कि सदाबहार रहने वाले ये फॉरेस्ट हैं। दे आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड बॉक्सेस। ये इनका जो पर्पस है वो ये है कि टिम्बर फार्म करना फर्नीचर के लिए, और जो हमारी आम रोज़मर्रा की ज़रूरियात में लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, दरवाजे, फर्नीचर, बॉक्सेस और अलमारियां वगैरह, इन चीज़ों में बनाने के लिए कॉनिफोरस फॉरेस्ट की जो है वो लकड़ी इस्तेमाल होती है। दे आर कॉनिकल इन शेप एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस विच प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेशन। अब इसकी शेप बताइए कि कॉनिकल शेप होती है और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, यानी कि झुकी हुई ब्रांचेस होती हैं ताकि जो बर्फ है उस पर जम ना सके, ठीक है। स्नो जो है, आइस अगर कभी हो जाती है, आइसिंग हो जाती है, तो आइस उस पर जो है वो एक्यूमुलेट ना हो सके। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर गुड ब्रीडिंग एंड कंजर्विंग सेंटर्स फॉर बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये किसका बहुत अच्छा जो है वो, किसके लिए बहुत अच्छा घर फ्राहम कर रहे हैं, बर्ड्स के लिए और वाइल्ड लाइफ यानी जंगली हयात के लिए। ये बहुत ही अच्छा उनका एक सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर जंगली हयात और परिंदे जो है वो नशोनुमा पाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनकी नस्ल में इजाफा होता है। Coniferous forest aid to the scenic beauty of the area, attract tourists and promote tourism industry। इसकी वजह से जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है उसको फ्लोग मिलता है, टूरिस्ट अट्रैक्ट होके आते हैं, ठीक है, कंट्री में। सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट, उसके बाद ये नेक्स्ट है। Commonly, these are known as scrub forest. These forests consist of branchy trees forming a canopy if complete closure or scattered trees with a shrub growth. अच्छा, अब इसको देखते हैं सब ट्रॉपिकल को सर्च करके। एक मिनट आप रखिएगा। अच्छा, स्क्रब के ये जो होते हैं स्क्रब वाले फॉरेस्ट, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसे जंगलात जो बिल्कुल झाड़ीदार हों, झाड़ियाँ बहुत ज्यादा हों, और वहां पर श्रब ग्रोथ लिखा हुआ है ना, विद स्केटर ट्रीज, यानी जो ट्रीज हैं वो फैले हुए हैं, और श्रब ग्रोथ यानी कि झाड़ियों की बहुत ज्यादा नशोनुमा हो रही है वहां पर, ठीक है। फॉर्मिंग अ कैनोपी। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कैनोपी का द अपर मोस्ट ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज in a forest forming a more or less continuous layer of foliage.
कि यानी कि इस तरह से ब्रांचेस का ट्रीज की ब्रांचेस इस तरीके से ग्रो होती हैं कि बिल्कुल एक कैनोपी यानी कि एक शेल्टर की तरह महसूस होता है, एक रूफ की तरह महसूस होता है। और ट्रीज जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं यानी कि फैले हुए होते हैं, और श्रब्स ज़्यादातर होती हैं यानी झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हर्ब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। These trees and shrubs are mostly thorny and evergreen. ये सदाबहार होती हैं, but some like olive and pomegranate are not thorny. लेकिन जो जैतून और अनार वगैरह के दरख्त होते हैं वो एवरग्रीन नहीं होते हैं। These scrub forest occurs at height of 1500 to 5000 feet. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? स्क्रब फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं जहाँ पर 1500 या 5000 तक की बुलंदी हो। दिस फॉरेस्ट फाउंड इन गुजरात, मागला हिल्स, अटक, मालाकंड। मागला की पहाड़ियों पे होते हैं, गुजरात में होते हैं, अटक में है, मालाकंड में है। इस्लामाबाद वगैरह में अगर कभी आपका जाना हो तो आप देखिएगा, वहाँ पर मागला की जो हिल्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके की फॉरेस्ट जो है ना वो बने हुए हैं, झाड़ीदार, बिल्कुल झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं हर तरफ। और इस्लामाबाद में तो ग्रीनरी वैसे भी बहुत है, लेकिन जो मागला हिल्स है वहाँ पर आपको ऐसे फॉरेस्ट जो है ना वो वहाँ पर आपका तजुर्बा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है और एक्सपीरियंस भी है मेरा। तो इसलिए आपको कभी जाना हो वहाँ पे आप देखिएगा। एक्चुअली ब्रॉडली स्पीकिंग दिस फॉरेस्ट अकर थ्रू आउट द कंट्री एट सूटेबल एलिवेशन मर्जिंग डाउनवर्ड्स विद द सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? जहाँ पर सूटेबल एलिवेशन, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि स्लोप में हो, ठीक है, एरिया विद द सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, मर्जिंग डाउनवर्ड्स विद द सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। अब ये सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। दे आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस एंड सप्लाइंग फायरवुड। घास फूस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ग्रेजिंग यानी कि मवेशियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, फायरवुड के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देखें आप, व्यू ऑफ फेरी मीडो एट नांगा पर्वत शोइंग कॉनीफेरस फॉरेस्ट। अब ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट की एक इमेज है उसका, कि उसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल नुकीले होते हैं और ऊपर की जानिब होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं, ये उसका एक इमेज है। अब उसके बाद आप देखिए, ये सब ट्रॉपिकल है, झाड़ीदार बिल्कुल, ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अच्छा, अब एक यहाँ पर टाइप बताई हुई है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का बताया हुआ है भाई कि मैंग्रोव्स आर स्लेट tolerant bush type trees which grow in intertidal zones of tropical and subtropical areas, river deltas along the coast। जो साहिली इलाके होते हैं, कोस्ट यानी कि जो साहिली इलाके हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, दरिया के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल एक ऐसा क्लाइमेट है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल का मीनिंग है कि बहुत गर्म हो
और ह्यूमिड हो यानी कि नमी भी हो। A tropical climate relating to either or both the astronomical tropics pertaining to characterized or of the nature of crops। ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब है बहुत ज्यादा हॉट वेदर। ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज्यादा होती है, साहिली इलाके होते हैं, रिवर्स होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इन इलाकों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स आर स्लेट टॉलरेंट बुश टाइप ट्रीज, इसीलिए इनको कहा गया है कि टॉलरेंट ट्रीज हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा इनमें जो है ना वो टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये गर्म इलाकों में पाए जा रहे हैं। mangroves forest of Pakistan in Indus Delta along Arabian Sea coastal areas as per estimates are some 1,29,000 hectares in the Indus Delta and over 3,000 hectares in Gwadar Bay area। अब ये बताया हुआ है कि भाई इंडस डेल्टा में, अरेबियन सी में जो है वो पाए जाते हैं। इंडस डेल्टा वाले इलाके में है, अलोंग अरेबियन सी कोस्टल एरियाज, बहिरा अरब का जो समंदर है उसके साहिली इलाकों में पाए जाते हैं। इस पर एस्टिमेट्स आर सम 1,29,000 हेक्टर्स। उसका एरिया बताया हुआ है कि 1,29,000 हेक्टर्स उसका एरिया है, एंड ओवर 3,000 हेक्टर्स इन ग्वादर बे एरिया। सिंध के डेल्टा पर ये एरिया है और 3,000 हेक्टर्स का एरिया है ग्वादर बे एरिया। दे आर नेचुरल हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर इंसेक्ट्स की जो है वो एक अच्छी खासी मिकदार है, यानी कीड़े मकोड़ों की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका एक बहुत अच्छा ये घर है। बर्ड्स का, डिफरेंट मैमल्स एज वेल एज स्नैक्स, ममालिया जानवरों का और स्नैक्स का, यानी कि सांप वगैरह। मैंग्रोव एरियाज एक्ट एज फिजिकल ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड नर्सरीज फॉर फिश, श्रिम्प एंड क्रैब्स। अब यहाँ पर जो पानी वगैरह है, मैंग्रोव्स चूंकि साहिली इलाकों में पाए जाते हैं, तो जो ग्राउंड होते हैं वहाँ पर क्रैब्स यानी कि केकड़े वगैरह और फिशेस पानी में अच्छी खासी पाई जाती हैं। ड्यूरिंग विंटर्स मेनी गेस्ट बर्ड्स फ्रॉम नॉर्थ ऑल्सो कम टू ब्रीड हियर। सर्दियों में बहुत सारे परिंदे जो है वो यहाँ पर हिजरत करके आते हैं जनूबी एरिया से। जनूबी एरिया जो कि सर्द एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ से हिजरत करके जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। द मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द कोस्ट फ्रॉम डेंजरस साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स। इनका एक बहुत अच्छा फंक्शन बताया हुआ है कि साहिली इलाकों पे होते हैं तो ये डेंजरस, जो बहुत ही खतरनाक साइक्लोन होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस जो फ्लड वगैरह होते हैं, उससे बचाते हैं। मैंग्रोव स्लो द वाटर फ्लो को कंट्रोल में रखते हैं, पानी के बहाव को, हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन, प्रिवेंटिंग इरोजन। और हमें किससे महफूज रखते हैं? कोस्ट लाइन को जो है वो महफूज रखते हैं, साहली इलाकों को इरोजन से महफूज रखते हैं। सोइल इरोजन की बात आ गई, यानी ज़मीन की कटाई इसको कहते हैं। ज़मीन कट जाना, ज़मीन फट जाना, ख़राब हो जाना, इससे बचाते हैं। दे हैव ब्रॉड लीव्स, बहुत चौड़े पत्ते होते हैं, एंड लेदरी टेक्सचर टू मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन। और लेदर की तरह होते हैं, बिल्कुल लेदरी टेक्सचर लिखा हुआ है ना, लेदर की तरह होते हैं, चमड़े की तरह। टू मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन यहाँ पे जो है वो बताया हुआ है कि ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज करते हैं। अब ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए वाटर जो है वो फ्लो कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है प्लांट्स में। ठीक है ना, लीव्स में, स्टेम्स में, फ्लावर्स में वाटर मूव कर रहा होता है। तो मैंने उसको मिनिमाइज करने के लिए, चूंकि वो मूव करता है वाटर, तो फिर वो एवापोरेट भी होता है, तो एवापोरेशन को मिनिमाइज करने के लिए
लिखा हुआ है कि भाई मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। लेदरी टेक्सचर होता है, यानी कि चौड़े भी होते हैं और बहुत वो भी होते हैं, मोटे भी होते हैं। एंड बेटर वाटर एरियाज द ट्रीज राइज टू 6 to 8 meters। अगर उनको पानी अच्छा मिल जाए ना मैंग्रोव फॉरेस्ट को, तो क्या होता है कि भाई ये जो ट्रीज होते हैं, ये जो दरख्त होते हैं, ये 6 से 8 मीटर तक राइज कर लेते हैं। बट देयर जनरल हाइट इज 3 मीटर। आमतौर पर इनकी जो हाइट होती है वो 3 मीटर तक रहती है। पानी की अच्छे रसाई अगर इनको मिल जाए तो फिर क्या होता है कि ये अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं 6 से 8 तक। मैंग्रोव्स आर सप्लायर्स ऑफ फायरवुड। ये अच्छी लकड़ी के सप्लायर हैं, टिम्बर के सप्लायर हैं लोकल कम्युनिटीज में। द रीवर राइन फॉरेस्ट अकर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। अब ये लास्ट टाइप है इसकी। अब ये जो पाए जाते हैं ये सिंध में पाए जाते हैं अलोंग बोथ बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। बैंक्स किनारों को कहते हैं, साहिली किनारों को, जो दरिया के किनारे होते हैं इनको बैंक्स कहा जाता है। जी आप कुछ पूछ रहे हैं? तो दरिया के किनारों को बैंक्स कहा जाता है। दे रिलाई ऑन inundation by the river for irrigation, and therefore their existence is heavily dependent on the intensity, duration and frequency of river water flow। जो दरिया का बहाव है और जो दरिया से इनको पानी मिल रहा है उस पर ही डिपेंड करते हैं। दरिया से इनकी इरिगेशन की जो नीड है, यानी पानी की जो नीड है इनकी, वो दरिया से पूरी हो जाती है, क्योंकि ये पाए जाते हैं दरिया के दोनों किनारों पर। दे प्रोवाइड शीशम एंड बाबुल, टू वैल्यूएबल स्पीशीज विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर में अक्सर आपने सुना होगा बेड्स वगैरह में शीशम की जो लकड़ी है वो बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। तो शीशम की लकड़ी यहाँ से हमें मिल रही है इन फॉरेस्ट से। और बाबुल वगैरह की जो लकड़ी है, ये टाइप्स हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट में ट्रीज की टाइप्स हैं, ये लकड़ी हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा देखें, इसकी एग्जांपल दी हुई है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये आप देखें, मैंग्रोव के बारे में लिखा हुआ था कि भाई जैसे दरिया के किनारे हैं और मछलियाँ वगैरह और केकड़े वगैरह, इंसेक्ट और सांप वगैरह बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जंगलात जो है वो रिवर एंड फॉरेस्ट कहलाते हैं। अच्छा, अब मैम नेक्स्ट इसमें देखें, ये नटी चटी पुल से जो दिखाई देते हैं ये भी इरिगेटेड यही है। फॉरेस्ट। ये इसकी जो है वो नेक्स्ट है स्लाइड। दीज आर मेन मेड फॉरेस्ट। अब ये वो वाह। फॉरेस्ट हैं जो हमारे खुद के बनाए हुए हैं। दे इंक्लूड प्लांटेशन अलोंग रोड्स, पार्क्स एंड रेलवे लाइंस। अक्सर आपने कभी अगर सफ़र किया हो रेलवे का तो देखा होगा आपने कि भाई रेलवे लाइंस के साथ साथ दरख्त चले जाते हैं, और रेलवे लाइन के साथ साथ जो है ना वो किए हुए हैं। ट्रेन की पट्टी के साथ साथ उनको ग्रो किया हुआ है। या फिर अगर आप रोड्स पे आपने देखा हो शाहराहों पर दरख्तों की एक कतार लगी हुई होती है, पार्क्स में तो आपने देखा ही होगा। तो उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि सोइल को इरोजन से, जमीन की कटाई से जमीन को बचाना, जमीन को खराब होने से बचाना, और उसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसको प्लीजेंट रखना, उसको ठंडा रखना, ठीक है। क्योंकि दरख्त आपको शेड भी प्रोवाइड कर रहे हैं और दरख्त से आपको ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो ये इसका मेन पर्पस होता है। दे आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ टिम्बर एंड फायरवुड। और टिम्बर भी इनका मकसद होता है, यानी कि लकड़ी की फरामी, फायरवुड।
लेकिन ज़्यादातर इनकी कटाई नहीं होती है क्योंकि इसका मकसद बस ये होता है वाटर लॉगिंग को रिड्यूस करना, यानी कि पानी को अंदर से जो है वो कंट्रोल करना। वाटर लॉगिंग लिखा हुआ है ना, दे रिड्यूस, प्रीफर्ड एज दे रिड्यूस वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ये एक किस्म के कुछ दरख्त होते हैं। यूकेलिप्टस इज मेनली प्रीफर्ड एज दे रिड्यूस वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। इस किस्म के दरख्त को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि ये वाटर लॉगिंग को रोकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि खजूर के और नारियल वगैरह के दरख्त मस्जिदों के बाहर, और इनका मकसद ब्यूटी भी होता है, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना भी होता है। दे ऑल्सो एड टू साइंस ब्यूटी ऑफ द एरिया, प्रमोट टूरिज्म। माहौल को अच्छा बनाना, इलाके को खूबसूरत बनाना, दरख्तों से नेचुरल ब्यूटी का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। लीव्स ऑफ ट्रीज प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स, और एनिमल को तो मिल ही जाता है, फिर बसेरा भी मिल जाता है उनको, उनको खुराक भी मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बताया हुआ है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जब हम फॉरेस्ट को कटाई की तरफ फॉरेस्ट की कटाई की तरफ आते हैं तो उसको डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। पाकिस्तान इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स and spends billion of rupees on import of wood and wood-based products. Pakistan's forest resources are shrinking at a rate of 1%, which will have dreadful effects on the people of Pakistan. Following are some of the main causes of this large-scale deforestation in Pakistan. कहते हैं कि पाकिस्तान में वुड जो है वो उसकी ज़रूरियात पाकिस्तान में पूरी नहीं होती हैं, तो पाकिस्तान फिर उसको इंपोर्ट करता है। जो टिम्बर है, अच्छी लकड़ी है, वो बाहर से आती है, और फिर जब वो बाहर से आती है तो वो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है। और यही वजह है कि हमारी जो नीड्स हैं वो हमारे अपने जंगलात से पूरी नहीं हो पा रही, तो हम इम्पोर्ट की तरफ जाते हैं। हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं फॉरेस्ट में। और दरख्तों की कटाई एक तरफ हमारी ज़रूरियात तो पूरी करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे लिए क्या है, एक खतरा भी है। ठीक है। क्योंकि दरख्त जो है वो अभी हमने अच्छा खासा पढ़ लिया है, इससे हमें पता चलता है कि सोइल इरोजन से बचाना, फ्लड से बचाना, और साइक्लोन वगैरह को रोकना, ये सब फंक्शंस दरख्त बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और साइलेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियरिंग ऑफ लैंड। अब वजह क्या है, क्यों करते हैं डिफोरेस्टेशन? क्लियरिंग ऑफ लैंड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बैराजेस टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स ऑन मिलियंस ऑफ हेक्टर्स। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड। अगर आपको बैराजेस और डैम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं तो आपको फॉरेस्ट को जो है ना वो क्लियर करना पड़ता है। फॉरेस्ट आप क्लियर करते हो तब जाके आप रास्ता बनाते हो, और क्रॉप्स तक, मिलियन हेक्टेयर्स तक जो क्रॉप्स फैली हुई हैं वहां तक आप उनको जो है ना वो इरिगेशन करते हो, यानी पानी की सप्लाई करते हो, आप पाशी का काम करते हो। अर्बनाइजेशन, सिटीज की ग्रोथ हो रही है, सिटीज फैल रहे हैं, शहरी आबादी में इजाफा हो रहा है, तो इसलिए भी फॉरेस्ट को जो है ना वो कट किया जाता है, ताकि जो सिटीज की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह से उनका एरिया भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है। बिल्डिंग ऑफ रोड्स, अगर रोड्स बिल्ड करने हैं तो फिर फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है। बिल्डिंग ऑफ रोड्स इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस टू फार फ्लंग एरियाज हैज आल्सो कॉज्ड डिफॉरेस्टेशन। दूर दराज एरियो तक अगर रोड्स को बिल्ड करना है तो फिर में डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, स्पेशली इन एरियाज ऑफ कोहिस्तान, नदरन एरियाज। कोहिस्तान के एरियाज हैं, नदरन एरियाज हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बनानी है, तो इंडस्ट्रीज भी डिमांड करती हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में वुड बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लकड़ी चाहिए इंडस्ट्रीज में। और वुड इंडस्ट्रीज सच एज हार्डवुड, सेफ्टी, मैच बॉक्स,
plywood sector have also played their part in deforestation. वो इंडस्ट्रीज, वो सनतें जो बेसिस पर करती हैं दरख्तों की लकड़ियों पे, जैसे आप रोजमर्रा के जो माचिस वगैरह इस्तेमाल करते हैं और लकड़ी की बनी हुई जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं? ये इंडस्ट्रीज जो बना रही हैं ये वुड से ही बना रही हैं, और वुड के लिए इनको डिफोरेस्टेशन की तरफ जाना पड़ता है। ओवर ग्रेजिंग, जो कैटल हैं, शीप हैं, गोट्स वगैरह हैं, जैसे कि आपको बताया कि सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में जब ये जाते हैं सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाकों में होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कैटल और शीप वगैरह वगैरह की ग्रेजिंग की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डेजर्ट्स बन जाते हैं, वो सहरा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वजूहात हैं डिफोरेस्टेशन की। अच्छा, अब इसमें देखें क्लियरिंग ऑफ लैंड और उसकी इमेजेस बताइए, ओवर ग्रेजिंग और बिल्डिंग ऑफ रोड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये वजूहात होती हैं, दरख्त हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए अपनी लाइफ को वो कुर्बान कर देते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या इफ़ेक्ट होते हैं जब डिफोरेस्टेशन होती है, तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? डिफोरेस्टेशन की वजह से पहले तो लिखा हुआ है, देखें, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट को उसका लॉस बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट को सेफ रखते हैं, साफ रखते हैं दरख्त। सोइल की हिफाजत करते हैं, तो सोइल को भी जो है ना, वो डिफोरेस्टेशन एक्सपोजेस द सोइल to the forces of wind and water which results in soil erosion. soil erosion से बचाते हैं तो ज़मीन को खतरा हो जाता है। with less vegetation the climate changes resulting in less rainfall. जहाँ पर जंगलात बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर जंगलात घने होते हैं, वहाँ पर रेनफॉल भी होती है। ठीक है, जैसे कि आप इस्लामाबाद में जाएं, वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी बहुत है। तो यहाँ पर जहाँ पर ग्रीनरी नहीं होती है, वहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होती है। मैनी वंडरफुल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लॉस्ट। बहुत ही ज़्यादा कीमती जो स्पीशीज होते हैं वो हम जो है क्या हो जाता है, हम खो देते हैं इनको, उनके अक़साम को हम खो देते हैं। जब हम उनके घरों को छीन लेते हैं, जब हम डिफोरेस्टेशन कर लेते हैं, उनके घरों को ख़त्म कर लेते हैं, तो वो भी हमसे दूर चले जाते हैं। More than 80% of the world's species remain in the tropical rainforest. 80% से ज़्यादा जो स्पीशीज होती हैं बर्ड्स की, वाइल्ड लाइफ की, वो ट्रॉपिकल यानी कि घने जंगलात में पाई जाती हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाके होते हैं और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। इट इज़ एस्टिमेटेड अबाउट 50 to 100 species of animals are being lost each day as a result of destruction of their habitats. जैसे कि आपको बताया कि जंगलात कटते हैं तो क्या होता है भाई, इसकी वजह से हम हर दिन जो है, ये एक एस्टीमेट है, 50 से 100 के करीब स्पीशीज को लॉस कर रहे हैं, खो रहे हैं हम। ठीक है, सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कोज्ड बाय डिफोरेस्टेशन। जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अब हम कैसे सॉल्व करें? कुछ इसके सॉल्यूशन बताए हुए हैं कि सप्लाइंग इरिगेशन फैसिलिटीज टू द डिफोरेस्टेड एरियाज। वो एरियाज जहाँ डिफोरेस्टेशन होती है, वहाँ पर इरिगेशन अगर होती रहेगी, आपाशी होती रहेगी, तो नए दरख्त जो है वो रैपिडली ग्रो होंगे। ठीक है, जब नए दरख्त ग्रो होते रहेंगे तो डिफोरेस्टेशन से मसाइल पैदा नहीं होंगे। बाय रिजर्विंग लैंड फॉर फ्यूल वुड plantation only, so the valuable species of trees could be saved. अगर हमें चाहिए कि भाई जो अच्छे दरख्त हैं, शीशम वगैरह के, उनकी लकड़ी हमें मिलती रहे, तो हमें प्लांटेशन भी करनी चाहिए। ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल बाय एनजीओज अबाउट द हैजर्ड्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। हमारे अपने अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, फॉरेस्ट की अहमियत होनी चाहिए। बाय इम्प्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ रेजिंग नर्सरीज
नर्सरीज और प्लांटिंग ट्रीज की जो टेक्निक्स है ये इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हुकूमत के लेवल पे हुकूमती सतह पर जो जंगलात हैं, जो प्लांटेशन है, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री. Sustainable forestry means that we should manage the forest resources in such a